ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। कई दौर की बातचीत, कई देशों की मध्यस्थता और बार बार युद्ध विराम की कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के बीच स्थायी शांति समझौता आज तक नहीं हो सका। इसकी एक बड़ी वजह सिर्फ ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व में फैला उसका व्यापक प्रभाव भी है। जब भी इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले तेज करता है, जब भी अमेरिकी सेना इराक या सीरिया में अपने ठिकानों को मजबूत करती है, तब सवाल उठता है कि आखिर ईरान इतने बड़े विरोध के बावजूद अपने प्रभाव को कैसे बनाए रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्षेत्रफल और सैन्य ताकत के लिहाज से अमेरिका से कहीं छोटा ईरान आखिर किस भरोसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को चुनौती देता है? क्यों अमेरिका को हर बार केवल ईरान की सेना से नहीं, बल्कि कई अलग अलग सशस्त्र संगठनों से भी जूझना पड़ता है? और अगर आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान की ढाल सिर्फ हिजबुल्लाह है, तो ठहरिए, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ लेबनान का हिजबुल्लाह नहीं है। इसके पीछे इराक में मौजूद कई ऐसे शिया सशस्त्र समूह हैं जो वर्षों से ईरान के सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाते हैं। और जब भी ईरान पर हमला होता है, ये सभी ईरान के लिए गुप्त तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। इन समूहों को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मध्य पूर्व में लाखों भारतीय काम करते हैं। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा, वहां की स्थिरता और क्षेत्र में होने वाला हर बड़ा संघर्ष भारत की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है ये इराक के ये समूह, ये कैसे बने, इन्हें कौन फंड करता है, ईरान के लिए ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है, और क्या यही संगठन मध्य पूर्व में शांति और संघर्ष दोनों की दिशा तय करने की क्षमता रखते हैं। इराक में ईरान के प्रभाव की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी कि PMF है। अरबी में इसे अल हश्द अल शाबी कहा जाता है। ये कोई एक संगठन नहीं, बल्कि लगभग 50 से 70 अलग अलग सशस्त्र समूहों का एक छत्र माना जाता है। इन सभी की विचारधारा, नेतृत्व और प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कई गुट ईरान के बेहद करीब माने जाते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि इराक के भीतर सिर्फ सरकारी सेना ही नहीं, बल्कि एक समानांतर सैन्य और राजनीतिक शक्ति भी मौजूद है। सबसे प्रभावशाली समूह कौन कौन है? चलिए आपको एक पूरी लिस्ट बताते हैं। इसमें सबसे ऊपर है बद्र ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पुराने ईरान समर्थक संगठनों में गिना जाता है। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच युद्ध चल रहा था, उसी दौरान इस संगठन की नींव पड़ी। वर्षों बाद ये केवल एक सशस्त्र संगठन नहीं रहा, बल्कि इराक की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था का भी प्रभावशाली हिस्सा बन चुका है। कताइब हिजबुल्लाह ये दूसरा है। नाम से भ्रमित मत होइएगा, ये लेबनान वाले हिजबुल्लाह से अलग इराकी संगठन है। इसे ईरान का सबसे करीबी और सबसे कट्टर समर्थक समूह माना जाता है। अमेरिका ने इसे विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई हमलों का आरोप इसी संगठन पर लगाया जाता है। तीसरा, असाइब अहल अल हक। ये संगठन पहले मुक्तदा अल सद्र के आंदोलन का हिस्सा था, लेकिन बाद में अलग होकर ईरान समर्थक धड़े में शामिल हो गया। आज ये सैन्य शक्ति के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव भी रखता है। चौथा है हरकत अल नुजबा। सीरिया के गृह युद्ध के दौरान इस संगठन की भूमिका तेजी से बढ़ी। इसे न केवल इराक बल्कि सीरिया में भी ईरान समर्थक अभियानों में हिस्सा लिया। इसके बाद कुछ अन्य प्रभावशाली संगठन भी हैं। इनके अलावा कताइब सैयद अल शुहदा, हरकत अंसार अल्लाह, अल अफिया और कताइब अल इमाम अली जैसे कई संगठन भी ईरान समर्थन नेटवर्क का हिस्सा माने जाते हैं। तो आखिर ये ईरान के लिए करते क्या है? सबसे आसान भाषा में समझे तो ये समूह ईरान के लिए डिनायबल पावर, यानी कि ऐसी सैन्य ताकत हैं जिनके जरिए ईरान बिना सीधे युद्ध में उतरे अपना दबाव बना सकता है। जब अमेरिका या इजराइल पर दबाव बनाना होता है तो कई बार यही संगठन सक्रिय दिखाई देते हैं। प्रॉक्सी वॉर्स जो आप अक्सर सुनते हैं, वो यही संगठन है जो ईरान के पीठ पीछे खड़े होकर ईरान को बल देते हैं। इनकी भूमिका कई स्तरों पर होती है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों और काफिलों पर हमले, सीरिया और लेबनान तक ईरान समर्थक नेटवर्क को सुरक्षित रखना, हथियार और रसद पहुंचाने वाले जमीनी गलियारों की सुरक्षा, इराक की राजनीति और सरकारी संस्थानों में प्रभाव बनाए रखना, PMF के आधिकारिक ढांचे के जरिए सरकारी संसाधनों तक पहुंचना। यही वजह है कि ईरान को हर बार अपनी सेना भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। ईरान इन्हें इतना महत्व क्यों देता है? ईरान की सुरक्षा रणनीति केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है। तेहरान मानता है कि अगर खतरे को अपनी सीमा से दूर ही रोक दिया जाए तो देश अधिक सुरक्षित रहेगा।
इराक उसके लिए एक रणनीतिक बफर जोन की तरह काम करता है। अगर इराक में ईरान समर्थन समूह मजबूत रहते हैं तो अमेरिका और इजराइल के लिए सीधे ईरान पर दबाव बनाना बेहद कठिन हो जाता है। दूसरा बड़ा फायदा है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। यदि कोई हमला इन समूहों की ओर से होता है तो ईरान अक्सर कह सकता है कि ये उनका स्वतंत्र फैसला था। यह रणनीति वर्षों से उसकी क्षेत्रीय नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, यानी कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है, जो अपना भारत की जो कहावत है वो वहां पर बेहद फिट बैठती है। चलिए अब ये भी जानते हैं कि ये समूह आखिर बने कैसे। इनकी कहानी केवल ISIS से शुरू नहीं होती। 1980 और 1990 के दशक में कई इराकी शिया नेता ईरान में शरण लेकर वहां से संगठित हुए। 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई तो इराक की सुरक्षा व्यवस्था बिखर गई। यहीं से ईरान समर्थन संगठनों का प्रभाव बढ़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 2014 में, जब ISIS ने इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब इराक के प्रमुख शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयतुल्ला अली अल सिस्तानी ने लोगों से हथियार उठाने की अपील कर दी। इसी अपील के बाद PMF का गठन हुआ। ISIS के खिलाफ लड़ाई ने इन समूहों को वैधता, संसाधन और लोकप्रियता सब कुछ दिला दिया। तो इतनी ताकत कैसे मिली? इराक लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिक हिस्से से जूझता रहा। जहां सरकार कमजोर होती गई वहीं इन समूहों का प्रभाव बढ़ता गया। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान ने इन्हें प्रशिक्षण, हथियार, रणनीतिक सलाह और वैचारिक समर्थन दिया। समय के साथ ये केवल लड़ाकू संगठन नहीं रहे। इन्होंने व्यापारिक ठेके, सीमा चौकियों, सीमा शुल्क, स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक दलों तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। यानी अब ये सिर्फ बंदूक नहीं चलाते बल्कि राजनीति और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एक सवाल लाजमी है कि इनके पास इतना पैसा आता कहां से है, इन्हें पैसा कहां से मिलता है? इनकी फंडिंग कई सोर्स से जुड़ी मानी जाती है। विश्लेषकों के अनुसार इनमें शामिल है इराक सरकार के बजट से PMF को मिलने वाला वेतन और संसाधन, ईरान की ओर से मिलने वाला प्रशिक्षण और सैन्य सहायता, जो कि मोटा खर्च हो गया जो ईरान खुद उठा लेता है, स्थानीय आर्थिक गतिविधियां, व्यापारिक नेटवर्क, सीमा क्षेत्रों से होने वाली आय। हालांकि अलग अलग समूहों की आर्थिक व्यवस्था अलग हो सकती है और सभी पर एक जैसी व्यवस्था लागू नहीं होती, लेकिन दुनिया इन्हें कैसे देखती है, यही सबसे बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ ये संगठन इराक की आधिकारिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है, दूसरी ओर अमेरिका ने कताइब हिजबुल्लाह समेत कई समूहों पर प्रतिबंध लगाए हैं और उन्हें आतंकवादी या फिर विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन की श्रेणी में रखा गया है। यानी इराक के भीतर इन्हें वैध सुरक्षा ढांचे का हिस्सा माना जा सकता है, जबकि पश्चिमी देशों की नजर में इनमें से कई संगठन ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा है। अब आज की स्थिति क्या है, यानी कि 2026 की स्थिति क्या है पूरे इतिहास के बाद, ये भी जानना जरूरी है। 2026 तक हालात और जटिल हो चुके हैं। इराक के भीतर मौजूद ये ईरान समर्थन संगठन आज पूरे क्षेत्र की शक्ति संतुलन का और उस व्यवस्था का अहम हिस्सा है। इनकी मौजूदगी ही वो कारण है जिसकी वजह से ईरान अपनी सीमाओं से बाहर भी प्रभाव बनाए रखता है। लेकिन यही नेटवर्क क्षेत्र में तनाव बढ़ाने, संघर्ष लंबा खींचने और शांति प्रक्रिया को जटिल बनाने का कारण भी बनता है। यानी इराक के ये समूह सिर्फ स्थानीय मिलिशिया नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व की बदलती भू राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका असर वॉशिंगटन, तेहरान, तेल अवीव, बेरूत और बगदाद से लेकर हर उस क्षेत्र तक पहुंचा हुआ है जो इसके आसपास है और इसके प्रभाव में है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.